कौन सा चैप्टर चल रहा है? भूमि और मृदा संसाधन। इसमें अब हम लोग को जो पढ़ना है वो मिट्टी के प्रकार के बारे में पढ़ना है। देख लेते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है और किसी भी चीज़ का जो वर्गीकरण होता है, इससे पहले भी बताए हुए हैं तुम लोगों को कि किसी भी चीज़ का वर्गीकरण यानी कि उसको अगर हम बांटते हैं तो कुछ ना कुछ उसका आधार होता है। जैसे अगर इंसान को हम बांटेंगे तो कुछ ना कुछ आधार होगा, जैसे उम्र का आधार होगा 10 साल से 20 साल का, 20 साल से 30 साल का, इस तरह करके। या फिर लंबा इंसान है, छोटा इंसान है तो लंबा को एक कैटेगरी में रखेंगे, छोटा को एक, यानी जो नाटा है उसको एक कैटेगरी में रखेंगे। तो उसी तरह से जो मिट्टी का प्रकार को बांटा गया है तो वो भी किसी न किसी आधार पर बांटा गया है। तो देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि सबसे पहले कणों के आधार पर, कणों के आधार पर जो मिट्टी को बांटा गया है या मिट्टी के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक है बलुई मिट्टी, दूसरा है चीका या चिकनी मिट्टी, तीसरा है दोमट मिट्टी या इसी को लोम मिट्टी भी कहते हैं। तो अब देख एक एक करके सबको हम लोग समझते हैं कि बलुई मिट्टी किसे कहते हैं। इससे पहले भी समझाए हुए हैं बलुई मिट्टी किसे कहते हैं। बलुई मिट्टी के जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और वो अलग अलग होते हैं, एक साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। उस मिट्टी में, बलुई मिट्टी में खेती अच्छी नहीं होती है। वजह उसकी क्या है कि उसमें सिंचाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पानी जैसे ही हम डालेंगे पानी चला जाएगा नीचे, तो उसमें जो हम फसल लगाएंगे वो उतनी अच्छी फसल नहीं हो पाएगी। तो ये ज़्यादा अच्छी मिट्टी नहीं मानी जाती है किस चीज़ के लिए? कृषि के लिए। दूसरी मिट्टी है चीका या चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी को ही चीका भी बोला जाता है या उसको चिकनी मिट्टी दोनों बोल सकते हैं। तो चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, इतने बारीक होते हैं और वो एक दूसरे के साथ इस तरह से गुथे हुए रहते हैं, इस तरह से जकड़े हुए रहते हैं कि पानी उसके नीचे नहीं जा पाता है, पानी बहुत कम उसके अंदर जा पाता है। और जब तक पानी रहता है तो वो गुथा हुआ रहता है, वो क्या दलदली टाइप का रहता है वो। और उसके बाद वो नीचे पानी को जाने नहीं देता है। जब ऊपर से धूप लगी तो वाष्पीकरण के कारण क्या होता है कि वो पानी सूख जाता है और उसमें दरारें पड़ जाती है और उसमें फसल अच्छी नहीं हो पाती है। तो बलुई मिट्टी, जो बलुई मिट्टी है ये, और ये चीका या चिकनी मिट्टी है, ये दोनों फसल के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इसमें फसल उतनी अच्छी नहीं होती है। तो किस मिट्टी में फसल अच्छी होगी भाई? तो उसके लिए है एक दोमट मिट्टी है और ये कण के आधार पर बांटा गया है। बलुई मिट्टी का जो कण होता है वो बड़ा होता है, चीका या चिकनी मिट्टी का जो कण होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत बारीक होता है और एक दूसरे के साथ जकड़ा हुआ रहता है, कस के जकड़ा हुआ रहता है। दोमट मिट्टी, इसी को हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? लोम मिट्टी। हाँ, लोम मिट्टी या दोमट मिट्टी उसको बोलते हैं। तो इसके कण बारीक होते हैं, तो बालू के जो कण होते हैं उससे बारीक होते हैं, लेकिन जो चीका मिट्टी के जो कण होते हैं उससे मोटे होते हैं। हाँ, चीका मिट्टी के जो कण यानी चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, लेकिन दोमट मिट्टी के कण चिकनी मिट्टी के कण से ज़्यादा बारीक नहीं होते हैं, उससे थोड़े बड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ उतनी मजबूती से नहीं जकड़े हुए होते हैं जितनी मजबूती से चिकनी मिट्टी के कण जकड़े हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पानी भी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी को ज़्यादा नीचे भी नहीं जाने देता है और जब हम फसल लगाते हैं इसमें तो फसल अच्छी निकलती है। तो इसके लिए, कृषि के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी, लोम मिट्टी या दोमट मिट्टी होती है। तो ये हो गया कण के आधार पर। दूसरा है यहाँ पे प्राप्ति के स्थान पर, प्राप्ति स्थान के आधार पर मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भाग में बांटा गया है। एक है स्थानबद्ध या अपशिष्ट मिट्टी, दूसरा है वाहित या स्थानांतरित मिट्टी। तो अब इसको हम समझते हैं कि स्थानबद्ध मिट्टी जो है वो कौन सी मिट्टी है। तो इससे पहले हम लोग मिट्टी के निर्माण के बारे में पढ़े थे, मृदा का निर्माण पढ़े थे ना, उसका कारक पढ़े थे, अब घटक पढ़े थे, उसका तरीका भी पढ़ लिए थे, उसी दोनों को पढ़े तो उसका तरीका भी मालूम हो गया। तो स्थानबद्ध मिट्टी किसको कहते हैं? तो जहाँ पे मिट्टी का निर्माण होता है, जहाँ पे मिट्टी का निर्माण होता है वहाँ की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? स्थानबद्ध या अपशिष्ट मिट्टी कहते हैं। मिट्टी का निर्माण वहीं पे हो जाता है जहाँ पे क्या कहते हैं, पहाड़ी इलाका है और जहाँ पे चट्टान होते हैं, चट्टान से ही मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टान एक कारक है मिट्टी निर्माण का। तो वहाँ पे, तो वहाँ की जो मिट्टी होगी उसको हम कहेंगे स्थानबद्ध मिट्टी या अपशिष्ट मिट्टी। मतलब वहीं पे मिट्टी वो बनी हुई है, कहीं बाहर से नहीं आई हुई है, वो मिट्टी वहीं से बनी है। तो ऐसी मिट्टी जो जहाँ पे वो मिट्टी है उसी जगह उस मिट्टी का निर्माण हुआ है तो उस मिट्टी को हम क्या कहेंगे? हाँ, स्थानबद्ध या अपशिष्ट मिट्टी। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है स्थानांतरित, ये वाहित या स्थानांतरित मिट्टी। तो वाहित मिट्टी, इसके नाम से ही पता चलता है, वाहित
जो बह कर आया हो, स्थानांतरित जिसने स्थान अपना चेंज किया हो, तो वैसी कौन सी मिट्टी होती है? नदी या सैलाब जो आता है बार बार, तो वो सैलाब क्या करता है? हर साल अपने साथ मिट्टी लाके, और हर इलाके, जैसे अपने इलाके में इससे पहले 1-2 साल पहले जो सैलाब बहुत ज़्यादा आया हुआ था, नदी जो तोड़ दिया था, पानी बहुत ज़्यादा इधर आ गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा बांस है, उस बांस के पास जहाँ से बांस वगैरह कटाते हैं, तुम लोग तो देखे हुए हो ना, तो वहाँ पे देखोगे कि पूरा जो मैदान है वो सब में मिट्टी को लाके भर दिया था, खेत को काफ़ी ऊंचा कर दिया था, कर दिया। तो वो हो गई स्थानांतरित मिट्टी। वो कहीं और से मिट्टी, यानी सैलाब के ज़रिए, पानी के ज़रिए मिट्टी कहीं और से लाकर किसी जगह रख दी जाए, तो उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। जो मिट्टी अपना स्थान चेंज किया है, स्थानांतरित का मतलब हुआ कि स्थान चेंज किया है, एक जगह से उठाकर उसको दूसरी जगह लाया गया। तो लाया कौन? तो पानी लाया। उसी तरह समुद्र के किनारे जो तट होता है, तो उसमें भी समुद्र अपनी मिट्टी ला के जमा करती रहती है। समुद्र से जो ज्वार भाटा आता है वो साइड में ले जाकर मिट्टी को जमा करता है, तो वो भी स्थानांतरित मिट्टी कहलाती है। समझ में आया? तो स्थानांतरित। और रंग के आधार पर 4 प्रकार की मिट्टी होती है। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं कि क्यों मिट्टी का रंग मतलब कैसा होता है। तो ये होता है, एक मिट्टी लाल होती है, दूसरी पीली होती है, तीसरी भूरी और चौथी काली मिट्टी होती है। तो इस सब के बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले भी बता चुके हैं कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, पीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है, भूरी मिट्टी का रंग भूरा क्यों होता है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। इससे पहले पढ़ा चुके हैं, इससे पहले वाले स्लाइड में होगा वो, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिट्टी का वर्गीकरण और भारत में उसका वितरण। मिट्टी का वर्गीकरण मतलब मिट्टी को अलग अलग वर्ग में बांटा गया है, और उसके बाद भारत में उसका कितना वितरण है, यानी भारत में किस स्थान पे कौन सी कितनी मिट्टी पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ना है। और इसमें पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी मिट्टी किस इलाके में पाई जाती है, और किस मिट्टी पे फसल ज़्यादा उपजती है, कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, ये सब टोटल पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि मिट्टी का वर्गीकरण और भारत में उनका वितरण। तो सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहते किसको हैं? बोलो बोलो। नदी द्वारा मिट्टी को भगा कर ले जाना जरूरी है। भगा कर कह सकते, भगा कर नहीं बेटो, मिट्टी के, हाँ, नदियों द्वारा, नदियों के पानी द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर छोड़ देना ही वो, और जो मिट्टी को छोड़ देता है उस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी पानी द्वारा, नदियों के पानी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब जलोढ़ मिट्टी के गुण के बारे में पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह सबसे ज़्यादा क्षेत्र में, सबसे बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। यानी भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में, भारत में जितनी भी कृषि योग्य भूमि है, उस भूमि में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है, तो वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो कितना % है वो? तो 44% है। 44% जो मिट्टी है कृषि का, यानी कृषि की जितनी मिट्टी है, कृषि योग्य जितनी मिट्टी है, उस मिट्टी का 44%, यानी जितना क्षेत्र है उस क्षेत्र का 44% जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी अगर उसको हेक्टेयर में लेंगे तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। यह कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है यह मिट्टी। इसमें कृषि करोगे तो बहुत अच्छी फसल होती है। इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। अभी बताया उसका जो परिभाषा, अगर जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछे कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इतना भी कह सकते हो। समुद्र के किनारे ये मिट्टी पाई जाती है। तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, अभी बताए थे, ये समुद्र में ज्वार भाटा आता है, और वो ज्वार भाटा जो है अपने साथ मिट्टी को लाता है, एक जगह से ला के फिर समुद्र के तट पे रख दिया। तो समुद्र के किनारे भी ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अब देखो और कहाँ कहाँ पाई जाती है वो। पंजाब से असम तक फैला हुआ जो वृहद मैदान है, पंजाब से असम तक फैला हुआ जो वृहद मैदान है, जो कृषि योग्य भूमि है, उस सब जगह की जो मिट्टी है कौन सी मिट्टी है? वो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद कहता है एमपी यानी मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती की घाटियों में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी की घाटियों में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश महानदी, यानी उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जो महानदी की घाटियां हैं, उन घाटियों में भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। एक चीज़ तुम लोग देख रहे हो कि जहाँ जहाँ ये मिट्टी पाई जा रही है तो नदी के किनारे ही पाई जा रही है। जहाँ से नदी का पानी गुजरता है,
है ना, नदी के किनारे या जिस वृहद मैदान से सैलाब का पानी या नदी का पानी गुजरता है वहीं पे ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है तमिलनाडु में कावेरी नदी के घाटियों में यही मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। केरल के सागर तट पर केरल में जो समुद्र है उसका जो तट है उस तट पर भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद कहाँ पाई जाती है? तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ना उसमें भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी फसल निकलती है। तो सभी प्रकार के खदान मतलब जो हम लोग खाते हैं, हाँ, तो जितना जो फसल अपने यहाँ 2-3 तरह का निकलता है। एक है गेहूँ और उसके बाद धान यानी चावल उससे निकलता है, उसके बाद मक्का है, ये सब निकलता है। मछली वगैरह हो गया वो दलहन में आ गया। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी फसल पाई जाती है? तो जितने प्रकार के खदान की जो फसलें होती हैं वो फसल। उसके बाद तेलहन, तो तेलहन किसे कहते हैं? तो वैसी फसल जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं उसको तेलहन कहते हैं। जैसे सरसों हो गया, राई हो गया, नहीं ये सबसे, हाँ, अलसी हो गया, उसी को तीसी बोलते हैं, अपनी भाषा में उसको हम लोग तीसी बोलते हैं, अलसी भी बोलते हैं उसी को। तो अलसी से भी तेल निकालते हैं। उसके बाद उसमें कौन सी खेती होती है? तो कपास, गन्ना और सब्जियां। कपास बहुत अच्छी होती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। तो जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं? सभी प्रकार के खदान फसल होती है, तेलहन होता है, कपास होता है, गन्ना और सब्जियां भी होती हैं। इसमें कुछ कमी भी पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की कहीं कहीं इसमें कमी पाई जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या डालते हैं? खाद डालते हैं, नहीं? तो हाँ, ऐसा खाद को उर्वरक भी बोला जाता है। खाद को उर्वरक भी बोला जाता है। तो ऐसा उर्वरक डालते हैं, ऐसा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस हो। ऐसा खाद डालेंगे जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस हो। ठीक है। अब देख लेते हैं आयु के आधार पे जो जलोढ़ मिट्टी है वो 2 तरह की होती है। आयु के आधार पे जलोढ़ मिट्टी कितने तरह की है? 2 तरह की है। एक वांगर या कंकड़, दूसरा खादर। हाँ, तो ये वांगर या कंकड़ जो है ये क्या है? जो पुरानी मिट्टी हो, यानी पहले से नदी लाकर इसमें अपने यहाँ रख दिया हो या कहीं जिस क्षेत्र में रख देता है वहाँ रख दिया हो, और मतलब हर साल ला के नहीं रखती है, मिट्टी नहीं आती है वहाँ पे पानी से, हर साल सैलाब नहीं आता है, 4 साल 5 साल 10 साल पे सैलाब आता है। तो वैसी मिट्टी वहाँ पर एक बार ला के मिट्टी रख दिया, अब 4 साल 5 साल से वही मिट्टी पड़ी हुई है, तो उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? वांगर मिट्टी कहते हैं। हाँ, बागर मिट्टी या वांगर क्या देख लेना। और उसमें कंकड़ भी होता है, उस मिट्टी में कंकड़ भी मिला होता है। लेकिन जो नई मिट्टी होती है, यानी हर साल वहाँ पे मिट्टी ला के रख देता है। नदी का जो पानी है वो पानी क्या करता है? अपने साथ मिट्टी को बहा कर लाता है और हर साल उस क्षेत्र में ये मिट्टी को रख देता है। तो वैसी मिट्टी जो हो, वैसी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहेंगे? खादर मिट्टी कहेंगे। उसमें नई परतें हर साल लगती हैं, कण उसके छोटे छोटे होते हैं और उर्वरा शक्ति जो है उसकी बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होती है, अधिक नहीं बल्कि बहुत अधिक होती है। वहाँ पे फसल बहुत अच्छी निकलती है क्योंकि नई मिट्टी आई रहती है वो। ठीक है। उसके बाद है बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी। तो बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को हम दियारा कहते हैं, और दियारा, जहाँ पे जो दियारा हो वहाँ पे मक्का की फसल बहुत अच्छी होती है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? कोई। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी पढ़ लिया, अब पढ़ना है काली मिट्टी के बारे में। देखते हैं काली मिट्टी के बारे में क्या कह रहा है। काली मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है? तो दक्षिणी क्षेत्र के लावा वाले भागों में काली मिट्टी का निर्माण होता है। कपास और गन्ने के लिए सर्वोत्तम होता है। कपास और गन्ने की जो खेती होती है तो काली मिट्टी में बहुत अच्छी खेती होती है। किसकी? कपास और गन्ने की। ये छोटी छोटी बातों को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कपास और गन्ने की खेती कहाँ अच्छी होती है? तो काली मिट्टी में, वो उसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है। 18% भूभाग पर काली मिट्टी है। इंडिया में अपने जितनी कृषि योग्य भूमि है उसके 18% पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी कितनी पाई जाती है? 44%। लेकिन काली मिट्टी कितनी पाई जाती है? तो 18%। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ये मिट्टी? वो देखो इसमें लिखा हुआ है महाराष्ट्र का बड़ा भाग, महाराष्ट्र के बड़े भाग में ये काली मिट्टी पाई जाती है। गुजरात का सौराष्ट्र वाला जो राज्य है उसमें भी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी है। छत्तीसगढ़ में भी काली मिट्टी पाई जाती है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और यूपी के कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी इससे पहले भी पढ़े हैं, तो कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसमें जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है और काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे इलाके में, अगर कोई क्षेत्र है तो पूरे इलाके में काली मिट्टी ही पाई जाएगी।
यानी कोई अगर प्रदेश है तो उस प्रदेश में ऐसा नहीं है कि उसमें पूरे प्रदेश में काली मिट्टी है, नहीं, काली मिट्टी भी है उसमें, जलोढ़ मिट्टी भी है, और भी जब आगे हम मिट्टी पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, वो मिट्टी भी पाई जाती है वहाँ, ठीक है। इसमें पाया क्या क्या जाता है इस मिट्टी में, और क्यों यह काली दिखती है? तो लोहा और एल्युमिनियम युक्त पदार्थ उसमें पाया जाता है। उस पदार्थ का नाम क्या है, इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और ये क्या है? टाइटेनो मैग्नेटाइट। ये लोहा और एल्युमिनियम युक्त पदार्थ इसमें कौन कौन सा पाया जाता है? तो एक टाइटेनो मैग्नेटाइट एवं एल्युमिनियम सिलिकेट के कारण इसका रंग जो है वो काला दिखता है। समझ में आ गया? इस चीज़ को याद रख लेना, याद कर लेना एकदम बढ़िया से। फिर इसके बाद है, इसके अंदर और क्या क्या पाया जाता है? तो पोटास पाया जाता है, चूना पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये चीज़ें यानी पोटास, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब प्रचुर मात्रा का मतलब हो गया कि भरपूर उसमें पाया जाता है। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। इसमें कमी किस चीज़ की होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है, ठीक है। उसके बाद यह भीगने पर चिपचिपी और सूखने पर गहरी दरारें पड़ जाती है। इसमें ये मिट्टी ऐसी होती है कि अगर भीग जाए तो वो चिपचिपी हो जाती है, और जब वो सूख जाए तो उसमें दरारें हो जाती है। कर्नाटक वगैरह में जब मैं गया था तो मुझे मौका मिला था जाने के लिए, तो मैं देखा था काली मिट्टी, है ना। तुम लोग भी कभी जाओगे तो देख लोगे। उसके बाद है कि यह बहुत उर्वर यानी बहुत उर्वर होती है, यानी सभी प्रकार के। बहुत उर्वर का मतलब हो गया कि इसमें फसल बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी में फसल बहुत अच्छी होती है, सभी प्रकार के खदान इसमें उपजते हैं, जैसे, और उसके बाद कपास है, तेलहन है, गन्ना हो गया, सब्जियां हैं, खट्टे फल और तंबाकू, ये सब चीज़ें काली मिट्टी में पाई नहीं जाती है, उगती हैं। हाँ, उसकी फसल वहाँ पे अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद है वर्षा की पहली फुहार के साथ इसको जोत देना चाहिए। वर्षा की पहली फुहार के साथ अगर नहीं जोतेंगे, अपने इलाके में क्या है कि खूब बारिश हो जाती है, जब पानी खेत में लग जाता है उसके बाद ट्रैक्टर ले जाकर उसमें जोतते हैं ना। लेकिन वहाँ अगर वैसा करेंगे जहाँ काली मिट्टी है, काली मिट्टी पर वैसा करेंगे तो ट्रैक्टर सही से चल नहीं पाएगा, सही से उसको हम जोत नहीं पाए, क्योंकि वो तो चिपचिपा हो जाती है, मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। तो इसलिए जब बारिश की पहली फुहार पड़े तो बारिश की पहली फुहार के साथ ही इस मिट्टी को क्या कर देना चाहिए? जोत देना चाहिए। तो खेती के लिए हाँ, मतलब आसानी होगी खेती करने में। बाद में जब मिट्टी उसमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाए तब उसके बाद हम उसको जोतने जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी वो चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।